आज समाज में हर व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति नौकरी करना चाहता है, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपना एक छोटा मोटा व्यापार करना चाहता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कुछ बड़ा व्यापार किया जाए, एक बड़ा व्यापार स्थापित किया जाए। तो जिसके पास जितनी पूंजी होती है वो उतना तो उसी हिसाब से व्यापार करता है। कुछ अपने जज्बे और अपने हौसले की उस पे या अपनी हिम्मत पर कायम रखकर एक बड़ा व्यापार आरंभ करते हैं। तो बड़ा व्यापार आरंभ करने के लिए वो किसी तरह पूंजी जुटाते हैं। तो एक बड़ा व्यापार या एक कंपनी, कोई कंपनी स्थापित करता है, कोई व्यापार स्थापित, तो कंपनी स्थापित करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, कंपनी क्या है, इसी को हम जानेंगे। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं लाल सर। माय अकाउंट क्लास में आज हम कंपनी के बारे में जानेंगे। कंपनी क्या है, कंपनी की क्या चीज़ होती है। तो ये है कंपनी। कंपनी यानी कि एक ऐसी संस्था जिसे कानून द्वारा, एक कानून के माध्यम से एक कंपनी जब स्थापित की जाती है तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति, कंपनी का अर्थ है एक कृत्रिम व्यक्ति, यानी कि कंपनी कानून द्वारा एक ऐसी संस्था जिसे स्थापित किया गया है, वो संस्था एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। यानी कि इसे जो स्थापित किया गया कानून के माध्यम से ही स्थापित किया जाता है और कानून के द्वारा ही इसको समापन किया जा सकता है। तो कानून के द्वारा ही इसको समापन किया जाना और कानून के द्वारा ही स्थापित करना। तो कंपनी क्या है? कंपनी एक ऐसी कृत्रिम व्यक्ति है जिसे कानून द्वारा स्थापित करना और कानून द्वारा समाप्त करना होता है। तो कंपनी एक कंपनी के माध्यम से, अब इसकी विशेषता क्या? कंपनी की विशेषता, कंपनी की विशेषताओं में, कंपनी विशेषता इसमें एक पहला नंबर कृत्रिम व्यक्ति विशेषता। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे कानून द्वारा स्थापित किया गया और कानून द्वारा ही इसको ख़त्म किया जाएगा। फिर उसके बाद पृथक, इसका अस्तित्व, एक अलग अस्तित्व। दूसरा पृथक अस्तित्व, इसका पृथक अस्तित्व होना, मतलब इस तरीके से पृथक अस्तित्व होने के लिए हमने क्या, पृथक अस्तित्व के लिए कंपनी इसका, यानी कि वो अपने नाम से सारे क्रय विक्रय कर सकती है, अपने नाम से बैंक खाता खोल सकती है, अपने नाम से सारे लेन देन कर सकती है, सारी चीज़ें अपनी कंपनी अपने नाम से कर सकती है। यानी कि एक व्यक्ति, जो कंपनी चलाने वाला व्यक्ति अपने नाम से ना करके कंपनी के नाम से, किसी विशेष नाम से कंपनी का नाम खोल देता है और उसी नाम से खाते खोल देता है। तो सारा चीज़ कंपनी के नाम से लेन देन कर सकता है। तो कंपनी नाम से सारे लेन देन, क्रय विक्रय जितना भी करना होता है सब कंपनी इसी माध्यम से करती है। ठीक। तीसरा एक ऐच्छिक, यानी कि कंपनी जो होती है एक ऐच्छिक संस्था भी है। ऐच्छिक संस्था, जो ऐच्छिक संस्था जो कानून के व्यक्ति द्वारा, जो कंपनी अथवा उसमें कंपनी के सदस्य बनने के लिए एक किसी को भी कानून बाध्य नहीं कर सकती। जो व्यक्ति कंपनी में इच्छा अनुसार निवेश करना चाहता है या कंपनी में जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है, या इच्छा अनुसार कंपनी से हटना चाहता है तो हट सकता है। तो इसे ऐच्छिक संस्था भी कहते हैं। इसमें कोई भी किसी व्यक्ति को इच्छा अनुसार शामिल होना, हटने के लिए आप इच्छा अनुसार किया जा सकता है। तो इसी तरीके से स्थायी दायित्व, इसमें स्थायी दायित्व भी होता है। स्थायी दायित्व में, तो स्थायी दायित्व में क्या हो गया आपका, जो व्यक्ति एक कृत्रिम व्यक्ति तो है, कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम यानी कि जो किसी चीज़ से जो कभी ख़त्म नहीं होती। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब जिसे कभी मारा नहीं जा सकता, जो कभी मर नहीं सकती, या किसी के लिए आने जाने पर इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या कोई जा रहा है या कोई आ रहा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसीलिए इसके कंपनी में स्थायी दायित्व में किसी के आने या जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके दायित्व स्थायी रहती है, कंपनी के दायित्व स्थायी रहती है। तो इसी तरीके से तीसरा
तीसरा इसमें है कंपनी के प्रकार। कंपनी के प्रकार, कंपनी में देखिए कंपनी कई प्रकार की हो सकती है। कोई भी एक छोटी कंपनी, किसी भी प्रकार कंपनी हमारे यहाँ पर भारत में तो एक निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी, इस तरह की कंपनी हमारे यहाँ ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियों का हमारे यहाँ पर स्थापित किया गया है। कुछ कंपनियां देसी होती हैं, कुछ कंपनियां विदेशी होती हैं। देश में, हमारे देश पर देसी कंपनियों में सार्वजनिक कंपनी, सरकारी कंपनी जिसे कहा जाता है, जिसमें प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेट तौर पर चलाई जाती है। प्राइवेट कंपनियों में भी निजी कंपनी जो कंपनियां होती है जिसमें एक व्यक्ति जो एक अपना पर्सनली एक व्यापार आरंभ करता है, जो निजी तौर पर कंपनी स्थापित कर सकता है। सार्वजनिक कंपनी में जो सरकार के द्वारा कंपनी स्थापित की जाती है, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप चलता है, जो सरकार के नियंत्रण में रहती है। अच्छा, कंपनियों में और विदेशी कंपनियां जो मतलब जो यहाँ व्यापार कर रही है, लेकिन उसका जो मुख्यालय, जो उसका पंजीकरण अपने देश पर है। हमारे देश की कंपनियों का पंजीकरण हमारे देश में होता है, लेकिन वो चाहे व्यापार कर सकती है कहीं भी। दूसरे देश की कंपनी हमारे यहाँ व्यापार कर रही है, लेकिन पंजीकरण कहीं और हो सकती है। जिसका पंजीकरण किसी दूसरे देश पर हो उसे विदेशी कंपनी, जिसका पंजीकरण अपने देश पर होता है तो वो उस देश के लिए देसी कंपनी कहलाती है। इसके बाद उसमें क्या होता है, कुछ भारतीय कंपनियाँ जो भारत में स्थापित होती है, विदेशी कंपनी जो विदेश से स्थापित होकर उसका पंजीकरण करके जो भारत में आ रही है, इस तरीके से विदेशी कंपनी हो गया। फिर उसके बाद एक सरकारी कंपनी और एक गैर सरकारी कंपनी। गैर सरकारी कंपनी जिसमें सरकार हिस्सा और गैर सरकारी कंपनी जिसमें सरकार का कोई हिस्सा नहीं, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं, इसे प्राइवेट कंपनी भी कहते हैं। तो इसी तरीके से निजी कंपनी और एक व्यक्ति कंपनी। निजी कंपनी तो एक निजी कंपनी, इसमें क्या हो गया, निजी कंपनी जिसमें कम से कम 2 और अधिकतम 200 लोग इसमें निर्धारित किए गए हैं। कंपनी अधिनियम ने इसमें निजी कंपनी में जो कम से कम 2 व्यक्ति, अधिकतम 200 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन निजी कंपनी में भी एक और कंपनी आती है कि एक व्यक्ति कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी, इसे कहते हैं ओपीसी यानी कि 1 पर्सन कंपनी, यानी कि एक व्यक्ति जिसमें एक ही व्यक्ति मालिक होगा, एक ही व्यक्ति का निवेश होगा, वही उसको सरता रहता होगा, सब कुछ वही होगा। तो कंपनी, जब कंपनी स्थापित की जाती है तो कंपनी तो उसके चलाने वाले तो उसके संचालन मंडल होते हैं, उसमें संचालन मंडल नियुक्त कर दिए जाते हैं। तो उसमें संचालन मंडल सारे फैसले करते हैं, संचालन मंडल सारे काम करते हैं। लेकिन जो पूंजी है, जो जनता द्वारा जो इसमें किए जाते हैं, तो उसमें जनता द्वारा किए गए कंपनी में निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जितनी कंपनियाँ होती है, सरकारी कंपनी जो सरकार द्वारा होती है, विदेशी कंपनी तो भान की नत होती है। यानी कि कोई बीमा कंपनी हो गई, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी हो गई, कोई किसी तरह की कंपनी हो गई। तो एक छोटी कंपनी चाहे बड़ी कंपनी, व्यक्ति जब कंपनी स्थापित करता है तो उसमें अपने हिसाब से, चाहे वो अंश वाला कंपनी हो, चाहे निजी कंपनी हो, एक 1 पर्सन कंपनी हो, जो सरकारी कंपनी हो, विदेशी कंपनी हो, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। इसी तरीके से चौथा इसमें आता है कंपनी के मूल प्रलेख। कंपनी के मूल प्रलेख एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कंपनियों के बारे में सारा विवरण इसमें लिखा जाता है। ये मूल प्रलेख ऐसा प्रलेख जिसके अंतर्गत हमारे इसमें आते हैं एक पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, एक पर विवरण, 1 2 3 पार्षद सीमा नियम, जिसके तहत अगर हमने ये शायद आपने इंटरमीडिएट में एक व्यवसाय अध्ययन में भी आपने पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडी में भी। बिजनेस स्टडी में इसके बारे में पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम भी पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत हमने क्या करना होता है कि पार्षद सीमा नियम
एक ऐसा प्रलेख है जिसमें कंपनी जब स्थापित की जाती है तो स्थापित के समय कंपनी के सारे नियम, कंपनी के उद्देश्य क्या होंगे, कंपनी के नियम क्या होंगे, कंपनी कितनी पूंजी लगानी है, कितना पूंजी नहीं लगानी है, उन सब का विवरण पार्षद सीमा नियम के तहत लिखा जाता है। फिर इसी नियम, जब पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत जितने उद्देश्य नियम लिख दिए जाते हैं तो उन्हीं उद्देश्यों को किस तरीके से पूरा किया जाए, उस उद्देश्यों को भी किस तरीके से उनका पूर्ति की जाए, किस तरीके से उसको प्राप्त किया जाए, उन सब को करने के लिए पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत लिखा जाता है। तो पार्षद सीमा नियम में नियम बना दिए गए, पार्षद सीमा नियम में उद्देश्य लिख दिए गए, पार्षद सीमा नियम में जो आपने जितनी पूंजी निर्धारित कर दी गई, कितना क्या है, उन सब को उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करना, कैसे करना, वो सारी बातें आपको पार्षद अंतर नियम बताता है। पार्षद अंतर नियम में आपने सारा चीज़ देखना है कि क्या कैसे उद्देश्य को पूरा किया जाए। इसके बाद आता है प्रविवरण। प्रविवरण वो प्रलेख है जिसमें कंपनी जो संचालन मंडल है, उन संचालन मंडल द्वारा प्रविवरण में सारी बातें कंपनी के जो संचालन मंडल द्वारा जो निर्धारित किए जाते हैं, नियम क्या है, कंपनी के कितनी पूंजी है, कितना लाभ, इसके कंपनी के लाभ कितने हैं, कितने उद्देश्य, कितना क्या है, सारा चीज़ विवरण में लिखा जाता है, जिसकी इसी को देखकर ही, इसी के माध्यम से कंपनी जनता द्वारा पैसा लगाने के लिए या निवेश करने के लिए आमंत्रित करती है। जब जनता आमंत्रित किया जाता है तो जनता ये देखती है कि कंपनी की उसके रूपरेखा क्या है, कंपनी कितने लाभ में चल रही है, कंपनी की स्थिति क्या है, उन स्थितियों के जानने के बाद ही कंपनी अपने इस निवेश करती है। अगर बाई चांस कंपनी के संचालक मंडलों ने अगर इस पर विवरण में गलत तथ्य दिया है या गलत सूचना दी गई है, कुछ छुपाया गया है, कुछ छुपाकर या गलत सूचना के माध्यम से अगर जनता से आवेदन मांगती है, जनता से पैसे लगाने के लिए प्रेरित करती है, उसे कहती है, तो फिर बाद में अगर सही गलत को जानकारी होने पर जनता क्या करती है कि फिर कंपनी के जो संचालन मंडल है उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट कानूनन कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहती है। उस कार्रवाई के तहत उनको या तो सज़ा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है। इसलिए कंपनी क्या है, कंपनी अपने प्रविवरण में सारे नियमों को, सारे उस चीज़ों को सही तरीके से लिखेगी, उसको वो करेगी कि क्या कैसे कंपनी का स्थिति है, क्या नहीं है, ताकि जनता उस पर विश्वास कर सके। विश्वास करेगी तभी इतना निवेश कंपनी को प्राप्त होगा। ठीक है। फिर आता है कंपनी की पूंजी। कंपनी की पूंजी, अच्छा, कंपनी की पूंजी और कंपनी के पूंजी के बाद कंपनी की अंश पूंजी। कंपनी की अंश पूंजी आती है। कंपनी की अंश पूंजी, देखिए अंश पूंजी और अंश पूंजी, एक तो कंपनी ने जितना पैसा लगा दिया, कंपनी ने कहा कि हमने भैया 10 लाख रुपए लगाकर व्यापार स्थापित करना है, 10 लाख रुपए लगा दिए। तो कंपनी ने पूंजी लगाया, चाहे वो इनडायरेक्टली लगाती है, चाहे कैसे भी लगाती है, संपत्ति के रूप में लगाती है, धन के रूप में लगाती है, कैसे लगा रही है, वो कंपनी अपनी पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ करती है, कंपनी स्थापित करती है। लेकिन कंपनी की अंश पूंजी क्या होता है? अंश पूंजी, एक अंश और पूंजी दो चीज़ों को मिलाकर अंश पूंजी बनाई गई है। अंश मान लीजिए 10 लाख, जैसे कंपनी ने 10 लाख रुपए लगाया, 10 लाख रुपए लगाकर, लेकिन कंपनी क्या करती है कि कंपनी 10 लाख रुपए को जो छोटे छोटे हिस्से में बांट देती है, अपने छोटे छोटे हिस्सों में जब बांट देती है तो वही छोटे हिस्से को अंश कहते हैं, छोटे छोटे हिस्सों को अंश कहते हैं। और जब अंशों के माध्यम से पैसा जब जुटाती है, जब अंशों के माध्यम से जुटाया गया पैसा ही उसे कहा जाता है अंश पूंजी। अंश पूंजी, अब अंश पूंजी भी कई प्रकार के होते हैं, अंश पूंजी भी हमने पढ़ना है। अंश पूंजी जो कंपनी अंशों के माध्यम से जनता द्वारा पैसा आमंत्रित करती है, आवेदन मांगती है, तो अंशों के माध्यम से यानी जो पूंजी लगाती है उसके छोटे छोटे हिस्सों को अंश कहते हैं, और अंशों के माध्यम से जुटाया गया पैसा अंश पूंजी कहती है। और अंश पूंजी जो होती है, जो कंपनी का पैसा लगाती है, वो पैसा अपना क्या किसी माध्यम से लगाए, संपत्ति माध्यम से, नगद माध्यम से या किसी और रूप से लगाए, तो वो लगाना उसको पूंजी कहते हैं।
पूंजी और अंश पूंजी दोनों अलग अलग हो गए। इसके लिए हमने अगले वीडियो में हम जानेंगे कि पूंजी और अंश पूंजी क्या है, इसको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ आज के लिए इतना है कि हमने क्या पढ़ना आज हुआ। कंपनी का अर्थ, कंपनी एक ऐसी संस्था है, कृत्रिम व्यक्ति है जिससे कंपनी कानून द्वारा स्थापित किया गया, कानून द्वारा इसका समापन किया जा सकता है। कंपनी की विशेषता है, कंपनी एक ऐच्छिक संस्था है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी के पृथक अस्तित्व होता है, कंपनी एक ऐच्छिक संस्था के स्थायी साहित्य होते हैं कंपनी के। इसमें कंपनी जो चलाने के लिए, कंपनी जब स्थापित किया जाता है तो कंपनी स्थापित करने उसको चलाने के लिए तो संचालक मंडल नियुक्त कर दिए जाते हैं। उनके संचालक मंडल उसको नियुक्त जो किए जाते हैं वही कंपनी की देखरेख करते हैं, वही कंपनी के सारे चीज़ों को उसमें शामिल करते हैं, क्या चीज़ करना, कैसे करना, वो सब संचालक मंडल के माध्यम से कंपनी चलाई जाती है। तो कंपनी के प्रकार हो गए। कंपनी कई प्रकार की होती है। कंपनी निजी कंपनी भी होती है, कंपनी प्राइवेट भी होती है, कंपनी सार्वजनिक भी होती है, सरकारी कंपनी जिसे कहते हैं। कंपनी विदेशी भी कंपनी होती है, कोई देसी कंपनी होती है, देसी जो देश के अपने देश की होती है, विदेशी वो जिसका पंजीकरण बाहर विदेश में होता है लेकिन व्यापार दूसरे देश में करती है। और सार्वजनिक कंपनी जो सरकारी, जिसमें सरकार का हिस्सा होता है। निजी कंपनी जिसमें निजी रूप में निजी व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। और कंपनियों में किसी को कई होती है, बीमा कंपनी हो गई, समुद्री बीमा कंपनी हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी हो गई जो हर तरीके से व्यापार करती है। तो इसी प्रकार कंपनी के मूल प्रलेख, कंपनी का मूल प्रलेख में क्या है, कंपनी के मूल प्रलेख जो ऐसा दस्तावेज जिसके माध्यम से कंपनी अपने सारे विवरणों को लिखती है और इस लिखित रूप से जनता को या सरकार के उसमें दिखाती है कि हमारी कंपनी की पॉलिसी क्या है, हमारी कंपनी की योजना क्या है, किस तरीके से कंपनी काम करना है, किस तरीके से नहीं। तो उस मूल प्रलेख में भी कंपनी क्या है, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, विवरण। पार्षद सीमा नियम, कंपनी जब स्थापना के समय पार्षद सीमा नियम के तहत, पार्षद सीमा नियम में कंपनी अपनी सारे उद्देश्यों को लिखती है, सारे विवरणों को लिखती है, अधिकारों को नियम करती है, अधिकारों की सीमा क्या होगी, किसके अधिकार क्या होंगे, कंपनी कितनी पूंजी स्थापित करेगी, कितना पूंजी लगाया जाएगा, सारा चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जब कंपनी जो नियम कानून बना दिए जाते हैं, कंपनी के जब उद्देश्य निर्धारित कर दिया जाता है तो उसी उद्देश्यों को किस तरीके से पूरा किया जाए, किस उद्देश्यों को करने के लिए किस कार्य को किस तरीके से किया जाए, उसको करने के लिए उसके सारे बातों को पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत लिखती है, पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत उसका विवरण तैयार करती है। इन सब के बाद विवरण, प्रविवरण यानी कि ऐसा प्रलेख जिसमें कंपनी अपनी जनता द्वारा जब पैसा निवेश के लिए आमंत्रित करती है, आवेदन मंगाती है, तो आवेदन मंगाने से पहले एक विवरण जारी करती है, एक प्रलेख जारी करती है, एक दस्तावेज जारी करती है जिसमें कंपनी की सारी पॉलिसी लिखा जाता है, कंपनी की लाभ क्या होंगे, कंपनी का उद्देश्य क्या होगा, कंपनी के उसमें कितना लाभ कमाना है, कंपनी की संपत्ति किस प्रकार होगी। तो इस प्रकार से कंपनियों को तो इसमें चाहेगा उसमें कंपनी की जो प्रविवरण है तो क्या होगा, कंपनी के प्रविवरण में कंपनी जनता द्वारा अंशों या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रेरित करती है। और उसके लिए प्रविवरण में वो कंपनी अपनी सारी चीज़ों को, कंपनी के रजिस्ट्रार के पास क्या है, कंपनी की विवरण क्या है, कंपनी के लाभ क्या होंगे, ये सब लिखती है। तो इसी आधार पर जनता अंशों या ऋण पत्रों खरीदने के लिए प्रेरित होती है। फिर कंपनी की पूंजी आती है, कंपनी के अंश पूंजी जो व्यापार कंपनी लगाती है। अंश पूंजी कंपनी अंशों को विभक्त करती है, अंशों के माध्यम पैसा जुटाना कंपनी की अंश पूंजी होती है। तो अगले चैप्टर हम पढ़ेंगे पूंजी और अंश पूंजी। तब तक के लिए हम धन्यवाद, और आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए, अगला वीडियो हमारा आएगा तो इसमें अंश पूंजी और अंश पूंजी के लिए हम बताएंगे। तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार।